हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? इफ ए इज एम्प्टी देन पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन नो एलिमेंट, इज इट राइट? फॉल्स फॉल्स सर। सर। ठीक है, तो फॉल्स हमने सर। कल भी ये चीज़ सीखी थी कि अगर कोई भी सेट हो, आप जानते हो कि फाई, हर सेट का सबसेट फाई तो होता ही है। सो फाई इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाई कि पावर सेट ऑफ ए में फाई एज अ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी आई? बोलो। 1। 1। ठीक है, सो देयर फोर ए इज ट्रू स्टेटमेंट। अब बात करेंगे थर्ड के बारे में। सेकंड को छोड़ना है आपने, अभी ऑपरेशंस आपको नहीं बताया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, तो क्या लिखा हुआ है? इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो बताओ क्या लगता है आपको? सर फर्स्ट फॉल्स है सर ना? फर्स्ट फॉल्स हो। अच्छा हाँ, फॉल्स हुआ। ठीक है, थर्ड का बताओ। थर्ड भी फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा। क्या एग्जांपल दोगे बताओ? सर एक्स को 1 मान लेंगे, ए ए को को बताओ सबसे पहले। 1 कोमा 2, ए को मैंने लिखा 1 1 2 3 4। कोई एक बताओ, चलो मैं बोल देता हूँ। कौन बोल रहा था? कोई भी बताओ। किसका माइक ऑन है? ठीक है, बोलो, कोई एक बोलो। ठीक है, कोई भी बोल दो। इफ ए इज इक्वल टू 1,2 देन क्या बोल रहे थे आप? एक्स को क्या पिक करूं? एक्स को 1। 1। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट एंड ए बिलोंग्स टू बी। तो बी को क्या करना चाहिए पिक? कंसीडर क्या करें बी को? 1 कोमा 2 कर ब्रैकेट में, और 3 4 ले लो। ठीक है, 3 4 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है ए में। सो 1 बिलोंग्स टू ए, बट सॉरी एंड ए ए बिलोंग्स टू बी। ए देखो, ए जो है एलिमेंट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है, सो ए बिलोंग्स टू बी। बट आप देखोगे 1 जैसा यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो 1 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 1 डजन बिलोंग्स टू बी। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। ठीक है, सो 1 डजन बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिमिलरली आप फोर्थ के बारे में सोच सकते हो। कहा जा रहा है कि अगर कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो जैसे कि हमने कंसीडर करना है ए सच दैट वो बी का सबसेट हो। नाउ जैसे मैंने कंसीडर किया 1, नाउ बी को मैं कंसीडर कर रहा हूं बी को कंसीडर इस तरीके से करना है सच दैट ए उसका सबसेट हो, राइट? ठीक है, तो बी को मुझे कंसीडर करना है सच दैट ए उसका सबसेट हो, सॉरी ए उसका सबसेट हो। तो मुझे क्या करना होगा? एक 1 तो इसमें रखना ही होगा, कुछ और एलिमेंट भी आप रख सकते हो। मान लो आपने 2 रख दिया। नाउ बी में एक कंडीशन दी गई है कि बी को सी में तो बिलोंग करवाना ही है। तो सी में आप ऐसा रख लो कि 1,2 को एज अ एलिमेंट आपने वहां पर रखा और 1 2 और एलिमेंट आपने वहां पर रख दिए। क्या सी में देखो ए जो है सबसेट है बी का? यस, इट इज सबसेट। नाउ बी जो है सी में बिलोंग कर रहा है, एज अ एलिमेंट यहां पर ये प्रेजेंट है। बट क्या ए सी में बिलोंग कर रहा है? बोलो। नो सर। नो। बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 2, ये एक सिंगल चीज है, ये और ये 3 एलिमेंट है। सो दैट इंप्लाई कि 1 डजन बिलोंग्स टू सी, दस फॉल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब फिफ्थ का बताओ जरा, क्या लग रहा है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। देखो साफ साफ पता चल रहा है। ऐसे ही सोच सकते हैं, प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए सबसेट है बी का, इस बात का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। बी सबसेट है सी का, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सी। नाउ बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सी, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सी। है ना, ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। तो ए तो होगा ही सी का सबसेट, कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल ही नहीं सकता सच दैट वो सी में बिलोंग ना करे। नाउ सिक्स्थ के लिए कौन काउंटर, जिससे पूछा जाएगा वही काउंटर देगा। ऑल राइट, सो ठीक है,
ठीक है, तो सुमन आप बता सकते हो सिक्स के लिए काउंटर अवेलेबल हो? सबसे पहले यस और नो बताओ। हाँ सर है। ठीक है, तो बताओ सिक्स के लिए क्या लगता है, ट्रू है या फॉल्स है? 6 फॉल्स है। फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, क्या क्या एग्जांपल दोगे? जैसे ए में 1 और 2 लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और बी में सी और डी ले लेते हैं। सी और 3 4 ले लो। हाँ, और सी में अगर हम लोग 1 2 और 5 6 ले लेंगे हाँ तो सिर्फ 1 2 भी ले सकते हो, है ना, सिर्फ 1 2 ही ले 1 लो। 2। तो देखो ए जो है वो, वन सेकेंड, ए जो है वो बी का सबसेट तो नहीं है, क्योंकि इसके एक भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। ना बी क्या सी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि बी का एक भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। बट ए तो सी का सबसेट है, ए तो सी के इक्वल है। सो फिफ्थ इज इनकरेक्ट, राइट? सिक्स्थ है शायद, ये फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है। सो सिक्स्थ इज इनकरेक्ट, सो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बस। तो इजी सा प्रॉब्लम था, जो आपने कल सीखा उसको आपने अप्लाई किया तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया कि सेट्स में हमें कैसे वर्क करना है, कैसे डील हम कर सकते हैं सेट्स के साथ। नाउ कल जो चीज़ छूट गई थी लास्ट में, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो चुका था, तो वो था ऑपरेशंस। तो सेट के ऊपर ऑपरेशंस कैसे हम कर सकते हैं, जैसे आपने रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन सीखे, 4 बेसिक ऑपरेशंस हम रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उसी तरीके से सेट्स के बीच में भी हम कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन अ सेट। तो बेसिकली 5 टाइप के ऑपरेशंस आपको नीड है, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो पहला है यूनियन, कि दो सेट्स के यूनियन का क्या मतलब है। दूसरा है इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है। चौथा है डिफरेंस का क्या मीनिंग है। पांचवा है सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं। तो यूनियन में देखो ऐसा होता है कि कोई, सबसे पहले 2 सेट्स को कंसीडर करते हैं। लेट ए एंड बी 2 सेट्स। नाउ एक टर्म आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको बस ऐसा समझना है कि यूनिवर्सल सेट उसको कहा जाता है कि जिस सिनारियो में हम वर्क कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा सेट है, जिसके अंदर सारे सेट कंटेंट है, उसको बस यूनिवर्सल मान सकते हैं। एंड यू बी अ यूनिवर्सल सेट, तो इसके अंदर सारी चीज़ें कंटेंट होती है जितने सेट्स पर आप वर्क कर रहे हो। सो यू बी यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन को हम डिफाइन करेंगे ए और इस नोटेशन से। नाउ इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से आएंगे सच दैट या तो वो ए में प्रेजेंट हो या फिर वो बी में प्रेजेंट हो। किसी एक में भी अगर प्रेजेंट हुआ तो वो उसके अंदर चला जाएगा। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट से सच दैट सच दैट वो ए में भी प्रेजेंट हो एंड, तो यहां पर और है, और का मतलब है कि एटलीस्ट 1 में प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पर इसका मतलब है कि बोथ में प्रेजेंट होना चाहिए। सो एक्स बिलोंग्स टू बी। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट आते हैं जो कि ए में कंटेन्ड ना हो। ठीक है, नाउ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो a माइनस बी की डिफिनेशन किसी को आती है डिफरेंस की? कैसे करते हैं डिफरेंस, क्या होती है डेफिनेशन? x belongs to a, x such that x belongs to a, such that x not belongs to, doesn't belongs to x b. belongs to a, B. हाँ, x belongs to a such that x doesn't belongs to b. That means a के आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं such that वो b में बिलोंग ना करते हों। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें पहले इसी के ऊपर हम बात करेंगे डिफरेंस के ऊपर। तो जैसे मैंने कंसीडर किया, ये आपका रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। सपोज करो आपके पास 2 सेट्स हैं, एक तो है ये a और एक है आपके पास b। ठीक है, ये है, 1 सेकेंड, ये है a और ये है b। तो आपको a माइनस बी का क्या मतलब पता चल रहा है। a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं a के, तो a के मैं वो एलिमेंट्स उठाकर रख रहा हूं a माइनस बी में जो b में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये वाले एलिमेंट, राइट। ठीक है,
नाउ आप इसको क्या किसी और फॉर्म में लिख सकते हो? जो ये सेट आपने लिखा है इतना वाला, ये वाला जो सेट है, ठीक है, तो इस सेट को आप किसी और फॉर्म में लिख सकते हो क्या? जैसे कि सपोज करो, हाँ बोलो, बी ए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हाँ दैट्स ऑल्सो गुड, बट उसमें भी आपने क्या करा, मतलब उसी की डेफिनेशन यूज कर ली डिफरेंस की, है ना? तो बिना डिफरेंस के आप लिख सकते हो इसे किसी चीज की फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी A intersection B complement. हाँ दैट्स गुड। तो जैसे कि बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया है? बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, ये वाला पोर्शन आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट में से अगर आप ए कॉमन ले लो तो देखो यही वाला पोर्शन बचेगा ना सिर्फ। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट में से ए का इंटरसेक्शन ले लो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा जो यहाँ पर है, राइट? ठीक है, सो दैट मीन्स इसकी एक और डेफिनेशन होती है, आप इसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये याद रखना है। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस सिंपल होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए, अच्छा इसको जो है ए माइनस बी की जगह स्लैश से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है ए माइनस बी, इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जगहों पर। नाउ ए ट्रायंगल बी, इस नोटेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और बेसिकली इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो मतलब क्या करना है, ए से पहले आपको बी को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन 1 सेकेंड, ठीक है, तो जैसे ठीक है, तो जैसे आपके पास ये ए और बी है, नाउ ए माइनस बी कर रहे हो, दैट मीन्स कौन सा पोर्शन आएगा? ये वाला पोर्शन। नाउ यूनियन आप कर रहे हो बी माइनस ए के साथ, तो दैट मीन्स ए माइनस बी के एलिमेंट भी प्रेजेंट है और बी माइनस ए के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमने यहाँ पर शेड किया है, ये पोर्शन है आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। क्या आप इस सिमेट्रिक डिफरेंस को एक और फॉर्म दे सकते हो जिसमें आप डिफरेंस का ही यूज करो, बट एक और फॉर्म? जी सर। बोलो। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब है आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन ना। इस पूरे पोर्शन में से आप अगर सिर्फ इंटरसेक्शन हटा दो तो बस आपके पास यही तो पोर्शन आएगा फिर सेटेड वाला, ठीक है। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इसकी अलग फॉर्म है। ऑलराइट, बाकी मैं वेन डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ए को छोड़कर जो भी है, इंटरसेक्शन की भी बनाने की जरूरत नहीं है और यूनियन की भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आते हैं आज के लेक्चर पर। तो ये तो था पुराना सारा का सारा कंटेंट। अब मतलब हमें क्या है कि आज के लेक्चर पे आना है। ये कल ही करा देना चाहिए था, बट कल क्या है, टाइम ज़्यादा लग गया था, ठीक है। तो स्टार्ट हम आज के लेक्चर को करेंगे कुछ लॉजिकल टर्म्स से, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूंगा सबसे पहले लॉजिकल टर्म्स का मीनिंग। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है? बोलो, स्टेटमेंट का मीनिंग आपको मुझे बताना है। क्या डेफिनेशन आप दोगे स्टेटमेंट? कौन सी चीज स्टेटमेंट होती है? सर एक ऐसा कोई स्टेटमेंट सेंटेंस जो यूनिवर्सली ट्रू हो और फॉल्स। हाँ, तो एक ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, बट दोनों नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इन मैथमेटिक्स a sentence which is either true or false but not both is termed as statement, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं? स्टेटमेंट कह देते हैं। नाउ इसका कोई एग्जांपल, जैसे कि
आप क्या कहो, जैसे कि आपने कोई भी सिटी ले ली, ठीक है, इंडिया की कोई भी सिटी, तो जैसे बेंगलोर है, तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि बेंगलोर इज़ अ सिटी, ये स्टेटमेंट है, वो सिटी है, बेंगलोर एक सिटी है, यस और नॉट, ट्रू है ये, ट्रू। ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न है कि फॉल्स भी हो सकती है ये। सो इट इज़ ट्रू, सिटी है तो है, सो इट इज़ ट्रू, दस इट्स क्या, डज इट्स अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। नाउ एक मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि मैथ इज़ अ फन सब्जेक्ट, तो क्या ये स्टेटमेंट है? नो। नो, क्योंकि देखो कुछ लोगों को हो सकता है मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो, अच्छा लगता हो उनको मैथ्स करना, बट कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाता है। तो इट इज़ नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, तो ना तो ये ट्रू है कंप्लीटली और ना ही फॉल्स है, तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो जो ना तो ट्रू हो ना ही फॉल्स हो, उसे मैथमेटिकली आप स्टेटमेंट नहीं कहोगे, दस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है स्टेटमेंट की। अब हम नाम देंगे कि हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट, जैसे कि चलो पहले हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइपोथेसिस का क्या मीनिंग होता है, कोई मुझे बता सकता है? हाइपोथेसिस, सर जो पहले से हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाँ, मतलब कि जो कोई स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, अब आपने क्या कहा कि कोई स्टेटमेंट आपने दी, तो जो उसमें गिवन लिया गया, जैसे कि बैंगलोर है, तो बैंगलोर को कंसीडर किया गया एंड देन उससे बोला गया कि इट इज़ अ सिटी, तो मतलब सिटी जो है वो क्या है कि वो एक कंक्लूजन है उसके लिए, और ये क्या है, कंसीडरेशन में आया बैंगलोर। जैसे कि आप क्या लिखते हो, आप जनरली स्टेटमेंट्स ऐसे लिखते हो मैथमेटिक्स में, इफ़ पी इज़ ट्रू, इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। मान लो आपने P कोई चीज़ आपने बोली, यूनिवर्सल। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहा है कोई, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कोई स्टेटमेंट बोली कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, तो दैट मीन्स कि ये आपने कहा कि इसे अगर आप कंसीडर कर लो तो देन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर P जो है वो क्या है, हाइपोथेसिस है। हेयर in the above statement P is called hypothesis, तो P को हम hypothesis कहते हैं। now थर्ड चीज conclusion, तो conclusion कौन होगा, Q। Q, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देंगे in the above statement, in the, सर हाँ बोलो, सर हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट हो सकता है। मतलब हाँ, हाइपोथेसिस अपने आप में एक स्टेटमेंट, जैसे ये P है, जो ये P अपने आप में एक स्टेटमेंट हो सकती है। P जो है वो हो सकता है स्टेटमेंट हो, या फिर हो सकता है कोई चीज़ आपने कंसीडर की हो, वो हाइपोथेसिस में आएगा, ठीक है। सो इन द अबव डेफिनेशन Q इज कॉल्ड कंक्लूजन, तो Q को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। तो Q आपका कंक्लूजन है। नाउ एक और टर्म आती है जिसका नाम है कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है, कोई मुझे बता सकता है? सर किसी कथन को मतलब मान के, मतलब जो मान, अरे सर नहीं बोलो, कोई नहीं जैसे कोई कथन माने और फिर उसे मतलब उसके कंट्रापॉजिटिव सिद्ध करते हैं, जैसे यक्स ए में नहीं बिलोंग करता, जैसे कोई मतलब सेट लें और उसका सबसे, जैसे यक्स ए में एग्जाम्पल दे दो, हाँ एग्जाम्पल दो। तो जैसे कि इसी चीज़ को आप कंसीडर करो, जैसे कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव बता सकते हो आप? अगर Q ट्रू नहीं हो तो Q ट्रू नहीं होगा। हाँ, अगर Q ट्रू नहीं है तो फिर P तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर P ट्रू हो जाएगा तो फिर Q भी ट्रू हो जाएगा, राइट। तो बस यही हमें लिखना है इसमें, ठीक है। सो सपोज कंसीडर, आपने एक स्टेटमेंट कंसीडर करी, कंसीडर अ स्टेटमेंट इफ
P is true then Q is true. ठीक है, तो if P is true then Q is true. Now its contrapositive will be, now its contrapositive statement will be not P imply not Q. इस बात का क्या मतलब है कि अगर P ट्रू नहीं है, if P is नहीं not Q imply not P, not Q imply not P. तो अगर Q ट्रू नहीं है, if Q is not true then P is not true. क्योंकि P से Q इम्प्लाई हो रहा है और Q ही नहीं हो रहा है तो फिर तो P कैसे हो जाएगा, राइट? सो आपके पास ये, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रापॉजिटिव कहेंगे. अब कन्वर्स की डेफिनेशन आपको देनी है. कन्वर्स किस चीज़ को कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कन्वर्स. तो जैसे आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर करो, इसका कन्वर्स क्या होगा? If Q is true, then P is true. ठीक है, कंसीडर ए स्टेटमेंट. तो यहाँ पर है कि इफ P is true then Q is true. एक स्टेटमेंट मैंने कंसीडर की. नाउ इट्स कन्वर्स विल बी, नाउ इट्स कन्वर्स विल बी इफ Q is true then P is true. अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कन्वर्स ट्रू हो, ये बस मैं बता रहा हूँ कि कन्वर्स ये है. अब ये कन्वर्स ट्रू है या नहीं है ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, आप ही लोगों से पूछूंगा. सपोज यू हैव अ स्टेटमेंट, कोई आपके पास स्टेटमेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो स्टेटमेंट आपने कंसीडर की है वो भी फॉल्स है और उसका कन्वर्स भी फॉल्स है? क्या दोनों की दोनों फॉल्स हो सकती हैं या फिर दोनों की दोनों ट्रू हो सकती हैं? बोलो. अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसका कन्वर्स, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू, कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है? मैं दिखा देता हूँ आपको डेफिनेशन. सपोज यू हैव अ स्टेटमेंट एंड सपोज इट इज ट्रू, देन इट्स कन्वर्स विल ऑल्सो बी ट्रू. ऐसा हो सकता है? मतलब पॉसिबिलिटी मैं जानना चाह रहा हूँ. नहीं सर, नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता, दोनों चीजें ट्रू नहीं हो सकती एक साथ. नहीं सर. हो सकता है. हो सकता है. क्या एग्जांपल दोगे? क्वेश्चन है A इक्वल टू B जो सेट है दोनों, तो ये सबसेट ऑफ B है, तो घुमा के ये भी बोल सकते हैं B सबसेट ऑफ A. बस गुड. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इज इट पॉसिबल फॉर अ स्टेटमेंट, अ ट्रू स्टेटमेंट, नहीं कैसे लिखना चाहिए? इज इट पॉसिबल फॉर अ स्टेटमेंट, फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट लिखना चाहिए ना मुझे, जो क्वेश्चन है. फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट सच दैट इट्स कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स इज ट्रू. तो कुछ भी लिख दोगे, जैसे कि आपके पास A मान लो B के इक्वल, आपको पता है पहले से ही. स्टेटमेंट है कि A इज सबसेट ऑफ B, इसका कन्वर्स क्या बनेगा कि B इज सबसेट ऑफ A. तो बोथ आर ट्रू, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों के दोनों एक साथ ट्रू हो जाए. क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएं? बोलो, दोनों के दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं? सर जब A इक्वल टू B है तो वो इसका इन्वर्स तो ट्रू हो रहा है, पर जब A नॉट इक्वल टू B है बट A सबसेट ऑफ B, तो क्या हम उस नहीं तो वर्ड बता भी तो सकते हैं देखो. कि ये जैसे इस वर्ड को पढ़ो पहले, क्या लिखा है यहाँ पर? पॉसिबल. मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट भी ट्रू है और कन्वर्स भी उसका ट्रू है. समझ गए? पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. जैसे कि आप अगर जानबूझ के ऐसा केस ले लो कि जिसमें कन्वर्स ट्रू नहीं है, फिर तो नहीं होएगा, बट पॉसिबल है क्या, ये पूछा जा रहा है. ठीक है, ठीक है. अब फॉल्स के लिए देखेंगे कि स्टेटमेंट भी फॉल्स है और कन्वर्स भी फॉल्स है. बोलो. जी सर, ये भी हो सकता है.
ये भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी ले लो आप, जैसे कि आपने एक सेट लिया 1 2, बी लिया कि मतलब इसमें 3 4 ले लो, चलो पहले। नाउ आपने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ए बी का सबसेट नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है फिर? नहीं, ये भी फॉल्स है, नहीं है सर। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, तो दोनों एक साथ ट्रू और दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं, कन्वर्स और वो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं नेगेशन की। एक लास्ट चीज़ रहती है, कितने नंबर हमने किए? 5, छठवीं चीज़ है ये नेगेशन। नेगेशन की कौन मुझे मीनिंग बताएगा? और दिमाग में वही चीज़ रखो कि इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू। ये आपके पास क्या है? वो है, क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट है। बोलो नेगेशन का क्या मीनिंग आप जानते हो? बताओ। जैसे कि सपोज आपने ये लिखा इफ़ P इज़ ट्रू, कंसीडर अ स्टेटमेंट इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। इसका कोई मुझे नेगेशन बता सकता है? या फिर इस चीज़ को छोड़ो, कोई If P is नॉर्मल सी not चीज़ लेते हैं। true, हाँ बोलो। if P is not true, then Q is not true. इफ़ P इज़ नॉट ट्रू देन Q इज़ नॉट ट्रू, ये होगा नेगेशन। Yes sir, ये negation. जैसे कि सपोज छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं। यहाँ पर आपने लिखा कि A इज सबसेट ऑफ B। इट मीन्स, इस बात का क्या मतलब है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A वी हैव x बिलोंग्स टू B, राइट। A के सभी एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है। ये तो हो गई स्टेटमेंट कि A इज सबसेट ऑफ B, उसका मतलब ये है। अब इसकी नेगेशन क्या बनेगी? नेगेशन का मतलब है कि A सबसेट ऑफ B है, उसका नेगेशन का मतलब होगा A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा? इट मीन्स देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो वर्ड यूज करना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट। दैट मीन्स देयर इज अ एलिमेंट x इन A सच दैट x डजंट बिलोंग्स टू B। तो बात समझ आ गई? तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। अब इसका नेगेशन क्या बनेगा? ये तो थी आपकी स्टेटमेंट, तो नेगेशन क्या बनेगा अब इसका, बोलो। बोलो। If P is not true, then Q is not true. ठीक है, तो ये हो गया इसका नेगेशन। नाउ सेम टू सेम क्वेश्चन अगेन मैं वही पूछूंगा आपसे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन बोथ आर फॉल्स? इज इट पॉसिबल दैट स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन, या तो मतलब कि बोथ ट्रू बोलो या फिर फॉल्स बोलो, ठीक है। तो मैं बोथ फॉल्स लिख रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेगेशन और वो स्टेटमेंट दोनों की दोनों फॉल्स हैं? No sir. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर स्टेटमेंट है कि P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, अगर ये मान लो ये फॉल्स हो भी गई तो दैट मीन्स कि इफ P इज, इसकी जो नेगेशन बन रही है, इफ P इज नॉट ट्रू देन Q इज नॉट ट्रू। दोनों की दोनों फॉल्स नहीं हो सकती ना। जैसे कि A सबसेट है B का, अब मान लो ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या बना फिर? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, राइट। सो दैट मीन्स अगर ये फॉल्स हो गया सपोज, तो ना तो A B का सबसेट है, और सॉरी A B का सबसेट भी नहीं है और A B का सबसेट, मतलब कि दोनों का मीनिंग सेम नहीं बन रहा। यहाँ पर से आपने लिखा कि ये फॉल्स है, दैट मीन्स A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये भी फॉल्स है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दस स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन both cannot be false और ट्रू साइमल्टेनियसली। एक साथ वो फॉल्स और ट्रू नहीं हो सकते। नहीं, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर
सॉरी इसमें गलती है, पी इज़ नॉट ट्रू नहीं लिखना चाहिए इसमें, इसमें लिखना चाहिए पी डू नॉट इम्प्लाई क्यू, ऐसा लिखना चाहिए। इफ पी, कंसीडर करो, इफ पी इज़ नॉट ट्रू, नहीं इफ पी इज, नहीं कैसे लिखो इसे, सिम्बॉलिकली लिखते हैं, पी डू नॉट इम्प्लाई क्यू। तो मीनिंग ये यहाँ पर से कहा जा रहा था कि पी क्यू को इम्प्लाई करता है, और इसका नेगेशन क्या बनेगा फिर, पी डू नॉट इम्प्लाई क्यू। ठीक है, तो वो मिस्टेक से लिख दिया है। द स्टेटमेंट इट्स नेगेशन कैन नॉट बी फॉल्स, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स और ट्रू साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब डेफिनेशन देनी है मैं आर्बिट्रेरी यूनियन की। तो कोई मुझे बता सकता है आर्बिट्रेरी यूनियन की क्या डेफिनेशन होती है? जी सर। बोलो। इसमें मतलब यूनियन, एलिमेंट का यूनियन किसी भी जैसे सेट करें तो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो, जैसे कि आर्बिट्री मतलब सर जो स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा में बिलोंग करता है, इसी टाइप का होता है सर। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट दिस रिप्रेजेंट, तो ये अजीब सा नोटेशन है, ठीक है, ए के लिए, represents a family of set। तो जैसे पावर सेट है तो पावर सेट भी क्या है, एक फैमिली ऑफ सेट है, represent a family of set। ठीक है, that is, इस बात का क्या मतलब है कि this is set of sets। तो ये क्या है, set of sets है, तो मतलब इसके अंदर एलिमेंट के रूप में सेट्स प्रेजेंट है। नाउ आर्बिट्रेरी यूनियन का सिंपली मतलब ये है कि आपने क्या करा, कोई सेट उठाया इस फैमिली ऑफ सेट से, तो आपने उठाया, आपने यहां पर रखा, देन आपने यूनियन लिया किसके साथ, एक दूसरे सेट के साथ, फिर तीसरे सेट के साथ, फिर चौथे सेट के साथ। तो जितने मेंबर इसमें हैं, इस ए में जो ये डिफरेंट ए है, इसमें जितने सेट्स हैं उनको आपने उठाया और उनका यूनियन लेते गए, तो वो आपका आर्बिट्रेरी यूनियन होगा। डिफाइन कैसे होगा ये, इसके अंदर कोई एक्स आएगा सच दैट, क्या लिखूं यहां पर, x बिलोंग्स टू स्मॉल a। अब आगे a कहां से आप ले रहे हो, फॉर सम a बिलोंगिंग टू दिस। बोलो ठीक है, यही होगी इसकी डेफिनेशन। सर ये कौन सा नोटेशन है? नहीं, ये तो कुछ भी लिख दो आप, इसे f मान लो, g मान लो, ये तो बस a को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये a ही लिखा हुआ है ना, कर्सिव में नहीं लिखते ऐसा a, ऐसे करके कुछ, ये तो नोटेशन मतलब कुछ भी मैं बना रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेट है बस, फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, ओके सर। तो सर यूनियन किसके साथ ले रहे हैं? यूनियन जैसे कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये क्या है, सेट ऑफ सेट्स है, आपने इस सेट ऑफ सेट से सेट उठाया, एक उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया और उनका यूनियन ले लिया। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कंसीडर, ठीक है, ए एन में कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे कि आपके पास क्लोज इंटरवल्स हैं -n, -n, एंड n जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नाउ ये जो नोटेशन है, इसके अंदर मैंने an को प्रेजेंट रखा एज अ सेट। तो मतलब ये जो इंटरवल है ये एक सेट है, बट ये इसका क्या है, इस a का क्या है, ये एक मेंबर। नाउ जैसे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, यूनियन a बिलोंगिंग टू दिस, और यहां पर मैंने लिखा a, इस बात का मतलब है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, कोई मुझे बता सकता है ये कैसे लिखूं मैं इसे? मैंने यहां पर लिखा -n, तो अब क्या लिखूं, n 1 से इन्फिनिटी मूव करेगा ना इसमें, मतलब जैसे कि इसका क्या मतलब है कि आपने जितने एलिमेंट्स इस ए में थे, जितने एलिमेंट इस ए में प्रेजेंट हैं, उन सभी का आपने यूनियन लिया है। इस ए में सेट्स प्रेजेंट थे, तो ये सेट ही तो है, वो एक पर्टिकुलर सेट है। एन आप वेरी कराओगे तो आपके सेट्स वेरी करते जाएंगे, समझ गए? जल्दी देखो और बताओ। सर ये तो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। हाँ, बने कुछ भी, उससे हमें कोई अभी मतलब सोचना नहीं कि क्या आंसर आएगा, बट ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन। तो आर्बिट्रेरी यूनियन किस पे डिपेंड करता है, जो फैमिली ऑफ सेट आपने कंसीडर किया है।
फैमिली ऑफ सेट अगर फाइनाइट कंसीडर कर दिया, उसके अंदर 3-4 एलिमेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फिनिटी तक जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक सेट उठाया, ये इसके अंदर 2-3 सेट्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ मुझे ये यूनियन क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, बस ये बन जाएगा। तो ये यूनियन, ये क्या है? आर्बिट्रेरी यूनियन है। इट डिपेंड्स ऑन दिस सेट। इफ इट इज फाइनाइट देन ये आर्बिट्रेरी यूनियन फाइनाइट सेट्स का यूनियन होगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट का यूनियन होगा। बताओ समझ आ गया सभी को आर्बिट्रेरी यूनियन? यस सर। नेक्स्ट चलेंगे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन पर। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, एक बार हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। तो जैसे जैसे आपने यूनियन को डिफाइन सर किया, यहाँ तो हम लोग सारा ही ले रहे हैं यूनियन जब कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 से जितना ले रहे हैं, बट ऐसा भी तो कर सकते हैं सिर्फ 2 ही लिए एलिमेंट उठाए, मतलब सेट नहीं का। नहीं इसका मतलब अच्छा एक बार रिपीट, चलो बोल लो पूरी बात। हाँ से बोल रहे -1 क्लोज इन टेबल के अंदर -2 -2 ये भी तो ले सकते हैं सिर्फ। लेकिन जब भी ऐसा लिखा जाता है, ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी गई ना। जैसे कि आप लिखते हो, जब आप सबसेट की डेफिनेशन लिखते हो तो बहुत सारी जगहों पर आपको सबसेट की डेफिनेशन ऐसे मिलेगी कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाई x बिलोंग्स टू b। सबसेट को ऐसा लिखा जाता है। अब इसका मतलब ऐसा भी तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये तो एक ही एलिमेंट उठा के देखा गया कि एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये आर्बिट्रेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक आर्बिट्रेरी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या करना है कि इसमें से सेट उठाना है और उनका यूनियन लेते चलना है। तो दिस मीन्स कि ये फॉर ऑल के लिए वर्क कर रहा है कि जितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। समझ गए? सर ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये यूनियन हमेशा 1 से इन्फिनिटी ही होगा? इस वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है नहीं इसमें ऐसा हम किसने कहा कि इनफाइनाइट 1 से इन्फिनिटी है? 1 से इन्फिनिटी तो ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर पर वेरी कर रहा है। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, मान लो मैं n को यहाँ पर वो ले लूँ, रियल नंबर ले लूँ पॉजिटिव, तो 1 से इन्फिनिटी पर वेरी थोड़ी करेगा। तब वो उस सेट पे वेरी कर रहा है। जो ये सेट है ना, जिस तरीके का फैमिली ऑफ सेट आप ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो आपने ए अल्फा उठाया, ठीक है। इसको मैं मान लो लिख रहा हूँ 0, अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस लिख रहा हूँ। प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव है कुछ, ठीक है, नेगेटिव मत ले लेना। नाउ अगर, और अब कंसीडर एक फैमिली मैंने कंसीडर करी सेट्स की जिसके अंदर अल्फा एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ मैंने यहां पर लिखा a बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, फिर यहां पर मैंने लिखा a अल्फा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, यूनियन ले रहे हो। अब आप अगर यहां पर लिखते हो 0, अल्फा, तो अल्फा को ऐसा थोड़ी लिख सकता हूं कि अल्फा 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। अल्फा तो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। अल्फा कुछ भी आपका हो सकता है, 0.1 2 3। समझ रही हो मेरी बात? तो अल्फा यहां पर ऐसा नहीं लिख सकता मैं, तो मुझे क्या लिखना होगा, अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है। अगर किसी ने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा है तो जरूरी नहीं है कि ये जो यूनियन है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो आपका सेकंड वीक है, बट किसी ने अगर कभी देखा है तो जरूरी नहीं है कि काउंटेबल सेट्स का ही यूनियन लिया जाए। यहां पर काउंटेबल सेट्स का यूनियन लिया जा रहा है, मतलब कि काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स थे आपके पास, बट यहां पर अनकाउंटेबल्स के ऊपर यूनियन लिया जा रहा है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फाइनाइट्स का यूनियन आप ले रहे हो, यहाँ पर अल्फा नहीं आएगा, सॉरी। हो सकता है आप उसका यूनियन ले रहे हो, इन्फानाइट का। अब इन्फानाइट में आप आगे चल के पढ़ोगे कि इन्फानाइट भी 2 टाइप से हम सोच सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो हो सकता है अनकाउंटेबल। आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी यूनियन आप ले सकते हो, कितने टाइम्स भी। समझ गए? बोलो, ठीक है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी सेम टू सेम डिफाइन करेंगे कि लेट दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, दैट इज दिस इज सेट ऑफ, 1 सेकेंड, दिस इज सेट ऑफ सेट्स,
तो अगर ये सेट ऑफ सेट्स है तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, बस सिंबल बदल देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस बिलोंगिंग टू दिस। इसका मतलब है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट आप उठा रहे हो इस सेट का और उनका यूनियन कर रहे हो, तो ये सभी के लिए वर्क कर रहा है, मतलब जितने भी उसके अंदर प्रेजेंट है सभी के लिए वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया था फॉर सम। फॉर सम किसी को समझ आया कि फॉर सम क्यों यूज किया गया यहाँ पर? जी सर, उसमें किसी एक में होगा, उसमें फॉर ऑल होगा, सभी में बिलोंग करना चाहिए। हाँ, किसी एक में भी कर सकता है तो भी आपके यूनियन में आएगा, बट इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या लिखा मैंने, फॉर ऑल x नहीं, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू दिस फैमिली। ठीक है, तो ये है आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने वही वाला केस लिया, an लिया, माइनस n कॉमा n लिखा और n को आपने कोई नेचुरल नंबर कंसीडर किया। नाउ आपने एक फैमिली पिक की और इस फैमिली में आपने an को एज अ एलिमेंट प्लेस किया कि ये एक एलिमेंट है इसमें। नाउ आप आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तो मैं लिखूंगा a बिलोंग्स टू दिस फैमिली और यहाँ पर मैंने लिखा a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पर मैंने a की जगह माइनस n कॉमा n लिखा और n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो जनरली मतलब ऐसे लिखा जाता है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में इस टाइप का नोटेशन यूज हो सकता है, इसलिए ये बताया जा रहा है। समझ गए? आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इजी है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़, इसमें क्लियरिटी लाना मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनकी आंसर की आपको दे दी जाएगी। ठीक है, कल तो आपको ये होमवर्क के रूप में करने हैं, क्योंकि ये इजी से प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप ऑपरेशंस को भी सीख चुके हो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स को, तो इन प्रॉब्लम्स को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला अब। ठीक है, तो आपके पास क्या है, लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। वेन डायग्राम से अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ होल्ड कर रही है, तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि दैट विल बी आ आंसर। वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मली प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं। तो ये होमवर्क है आपका, यहाँ पर लिख लेता हूँ। नाउ आगे चलेंगे, तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं जो इस चैप्टर का मेन एम था। इस चैप्टर का मेन, इस लेक्चर का, सॉरी, तो इस लेक्चर का मेन एम था कि आज हमें क्या करना है, रिलेशंस पढ़ने हैं। तो रिलेशंस के लिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि आपने कोई दो सेट्स को कंसीडर किया, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए क्रॉस बी, इससे डिनोट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, और डिफाइन कैसे करेंगे, इसके अंदर आएगा ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये है इसमें। तो इसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक एलिमेंट उठाना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ए से उठाना है और बी से उठाना है। तो ए से एक एलिमेंट उठाया और आप उसको पेयर करते गए बी के सभी एलिमेंट्स के साथ, देन दूसरा एलिमेंट उठाया बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर करते गए, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा ये चीज़। तो अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर में यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक नोट के रूप में। आप बताओ, अगर मैंने यहाँ पर ए क्रॉस फाई लिख दिया तो कितना आंसर आएगा, या फिर फाई क्रॉस ए लिख दिया तो कितना आंसर आएगा, बोलो। फाई आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से एक एलिमेंट पिक करते भी हो तो आपके पास यहाँ पर पेयर कराने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर पेयर कराने के लिए कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स बी के पास बी जैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर जिसमें आप यहाँ पर रख पाओ, तो इसलिए फाई आएगा। फाई क्रॉस ए बी फाई आता है। दैट मीन्स कि अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, अब तीसरी एक छोटी सी बात है जो आप पहले से जानते होगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ, यहां पर लिखता हूं मैं, सॉरी, ऐसा लिखना चाहिए कि x कॉमा वाई इज टर्म्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
सो ऑर्डर दैट इज ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई मैटर्स। तो एक्स और वाई जो है उसका ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जो है ज़रूरी नहीं है कि वो वाई एक्स के इक्वल आए, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये वाई एक्स के इक्वल नहीं होता है, ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है। अगर आपको एक्स कॉमा वाई को मान लो किसी को बोलना है जेड कॉमा डब्ल्यू के इक्वल है, तो इस बात का क्या मतलब आप जानते हो? इस बात का क्या मतलब होगा? x equal to z and w equal to y. ठीक है, तो x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात। अब एक क्वेश्चन है मेरा, सपोज a और b फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, इफ a एंड b आर फाइनाइट सेट्स, देन कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस b विल बी, कितनी आएगी a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी? मान लो कोई फाइनाइट सेट उसकी कार्डिनैलिटी को कार्डिनैलिटी a से रिप्रेजेंट किया, हाँ बोलो। Cardinality of a into cardinality of b. ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ b इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, प्रूफ करने में भी कोई ज़्यादा, इसका प्रूफ आप खुद से भी लिख सकते हो, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इजी सा प्रूफ है। आपको करना क्या है, a क्रॉस b में यहाँ से एक एलिमेंट पिक करना है और b के सभी एलिमेंट के साथ मैप करा देना है, मतलब कि उसके साथ पेयर करा देना है। फिर सेकंड एलिमेंट पिक करना है, b के सभी एलिमेंट के साथ पेयर करा देना है। तो जैसे आपने ऐसा करते गए तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा? जितने a में एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मॉड a क्रॉस मॉड b आ जाएगा। ये आप कर देना खुद से अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो a क्रॉस b आपको समझ आ चुका है। अब रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो रिलेशन की डेफिनेशन किसको आती है? बोलो रिलेशन। any subset of an a cross b is called a relation. ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लेट, वन सेकेंड, क्या लिखेंगे कि लेट a एंड b बी टू सेट्स, देन a एंड b बी टू सेट्स, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर रिलेशन, मान लो मैं रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ r से, इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। रिलेशन r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आप पिक करो वो रिलेशन होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया कि इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, दैट मीन्स r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो क्वेश्चन ये है, total let a and b be finite sets, let a and b be finite sets, then total number of relation from a to b कितना आएगा बताओ? total number of relations 2 raised to power cardinality of a into cardinality of b. कैसे? क्योंकि देखो रिलेशन क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है। a क्रॉस b अपने आप में एक सेट है, a क्रॉस b, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट। अब माइक थोड़ा सा क्लोज कर दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग आउट सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। नाउ हाउ मेनी सबसेट वी विल हैव? we know that it is equal to cardinality 2 to the power cardinality a cross b। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। नाउ हमारे पास रिलेशन क्या है, एक सबसेट है, तो दैट मीन्स टोटल रिलेशंस कितने आ जाएंगे? इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, विच इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनैलिटी a डॉट कार्डिनैलिटी b, ठीक है। एक टर्म होती है कि रिलेशन ऑन या फिर इन, ठीक है, दोनों यूज हो सकते हैं। अ सेट ए, इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशन जो है वो क्या है, a क्रॉस a का सबसेट है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि R इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, दैट मीन्स a से a पर ही आप रिलेशन को कंसीडर कर रहे हो। नाउ डिफाइन करेंगे डोमेन को। डोमेन क्या होती है रिलेशन की, और कोडोमेन। तो डोमेन क्या है, a, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो रिलेशन को, और b आपका क्या है, कोडोमेन है। तो हमारे पास क्या आएगा, डोमेन क्या होगी,
A is called domain of the relation R. A is called domain of the relation R, and B is called codomain of the relation R. ठीक है, तो सिंपली हमारे पास डोमेन और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट आप पहले से ही जानते हो, वो आ चुका है. ठीक है, ऑलराइट. टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो जब आप टाइप्स के बारे में बात करोगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं. दैट मीन्स बी जैसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है. यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए लिखूंगा. सो टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए. तो मतलब यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन सेम है, तभी जाकर मैं इन टाइप्स को डिफाइन कर रहा हूँ. तो 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं. पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव. तो रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है? ए बिलोंग करे आर में. सबसे पहले जैसे कि सेट आपने कंसीडर किया है ए, अब इसके हिसाब से बताओ. जी सर. हाँ, मतलब सेट ए के कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन बताओ. हाँ, क्या बोल रहे हो? इससे इसमें मतलब सेम एलिमेंट का जो वो आएगा सेट आएगा, ए टाइप का आएगा, बी टाइप का आएगा, सी टाइप का आएगा, और इसके अतिरिक्त भी अन्य एलिमेंट आ सकते हैं रिफ्लेक्सिव में. अच्छा, तो देखो जैसे डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे इस बात को, हम ऐसा लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा ए, ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में. देन वी विल कॉल दैट रिलेशन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो यहाँ पर क्या है, हर एक ए के लिए ऐसा होना चाहिए. नाउ सिमेट्रिक का बताओ, क्या डेफिनेशन देंगे? सिमेट्रिक मतलब ए बी बिलोंग करे आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो क्या मीनिंग है कि जब भी ए बी आपको रिलेशन में दिखाई दे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए. नाउ ट्रांजिटिव का मीनिंग बताओ, डेफिनेशन. ट्रांजिटिव मतलब टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, comma BC belongs to R. ठीक है. We have AC belongs to R. तो ये डेफिनेशन हो जाएगी ट्रांजिटिव की. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को एक सेट पर हम ट्राई करेंगे. तो एक क्वेश्चन मतलब बेसिकली करेंगे. ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम है. जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसी के बेसिस पर आपको वो क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो 1 सेकेंड. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. 1 मिनट का टाइम है. कोई आंसर नहीं बोलेगा पहले ही, जिससे पूछा जाएगा देन वही आंसर देगा. ठीक है, तो शुभम आप बताओगे. ठीक है, शुभम अवेलेबल हो? शुभम यादव.
बोलो यस और नो। कौन बताएगा? सचिन आप बताओगे, अवेलेबल हो? सर ठीक है, तो बताओ रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन? यस सर है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे कि रिफ्लेक्सिव है? तो जैसे हम कैसे चेक करते हैं 1, वही बता देता 1 हूँ। हाँ, तो यहाँ से एक पहले एलिमेंट उठाओगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखोगे 1,1 प्रेजेंट है या नहीं है। फिर 2 उठाओगे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 प्रेजेंट है या नहीं है। फिर 3 उठाओगे, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 प्रेजेंट है या नहीं है। फिर 4 उठाओगे, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 प्रेजेंट है या नहीं है। दैट मीन्स डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए वी हैव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का बताओ, इज इट सिमेट्रिक? यस सर। ठीक है, क्यों है सिमेट्रिक? तो जैसे कि कभी भी सिमेट्रिक देखने के लिए रिफ्लेक्सिव पेयर्स को देखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि ए कॉमा बी, इसका बी कॉमा ए भी एग्जैक्टली यही होता है, तो हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, डायरेक्टली इनके ऊपर आएंगे जो डिफरेंट वाले हैं। तो 1 2 हमारे पास है, 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 भी हमारे पास है, 2 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 तो होगा ही, राइट। 3 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 3 प्रेजेंट है और 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 1 प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल। क्या ये ट्रांसिटिव है? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर ट्रांसटिव के लिए ए बी बी सी हो तो ए से भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसमें वैसा टाइप एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? एग्जाम्पल? जी सर 1 2 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो एक मिनट सर बता रहे हैं, तो 2 1 ए सी ए बी बी सी 1 2 2 1 सर होगा ट्रांसटिव। तो क्या एक ही एलिमेंट को चेक करने से बता दोगे कि ट्रांसिटिव है ये? तो 3 1 1 3 तो ए बी बी सी ए सी होगा, ए बी 3 1 बी सी 2 1 1 3 और 2 3 नहीं। क्या लेंगे? 2 1 2 1 1 ठीक है, पीछे कर लो ना। ठीक है, सो 2 1 1 3 लिया, तो यहाँ पर से आपको क्या 2 3 दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इट बिलोंग्स टू आर, बट 2 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो कोई रिलेशन अगर तीनों चीज़ों को फॉलो कर जाता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो आपके पास रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, तो इक्विवेलेंसी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब डेफिनेशन मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो चुकी है कि डेफिनेशन क्या है। ऑलराइट, नाउ ठीक है, अब हेडिंग यहां पर हम लिखेंगे क्लास ऑफ एन एलिमेंट स्लैश, इसी चीज़ को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसमें उसी में हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस नहीं है, उसमें क्लास के बारे में बात करने का कोई खास मीनिंग नहीं है। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, क्या इसका मतलब है, हमें ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो क्या मीनिंग निकलता है इक्विवेलेंस क्लास का आपके हिसाब से? बताओ सर कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हुआ हो, क्या सिमेट्रिक भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेंगे, तो क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा माइक क्लोज करोगे आप? तो पूछा जा रहा है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव then it is symmetric। तो क्या लगता है, ट्रू होगा? नो सर। तो कौन सा एग्जांपल दोगे? पहले एक सेट डिफाइन करो, देन उसके ऊपर रिलेशन। तो जैसे कि मैं 1 2 3 एक सेट लेता हूं। नाउ मैंने 1 1 रखा, 2 2 रखा, 3 3 रखा। नाउ सपोज मैं यहाँ पर 1 3 रख लेता हूँ बस। अब आप देखोगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 प्रेजेंट है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 2 प्रेजेंट है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 3 प्रेजेंट है। नाउ रिफ्लेक्सिव तो ये है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेक्सिव वालों को, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव,
तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि ट्रांसिटिव भी इवन आप देख रहे होंगे तो भी हमें रिफ्लेक्सिव को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे आपने ए उठाया और बी उठाया, अब ए बी तो ये है, बी सी कौन होगा फिर, ये और ये, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए सी कौन होगा, 1 3 इटसेल्फ, ए बी बी सी, तो ए सी 1 3 ही होगा। तो मीनिंग ये है कि ए बी बी सी सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जिसमें ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं, ये वाला, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए सी वही आता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव के साथ देखने का कोई खास मीनिंग बनता नहीं है। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, क्या ये सिमेट्रिक है, नो सर। नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जैसे ऐसा भी आप देख सकते हो 1 3 देन 3 3, बट वो अगेन वही चीज़ आ जाएगी 1 3, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी इसको आप ए बी अगर आपने इसको कंसीडर किया है तो इसके साथ कंसीडर करने का कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, वो वही वापस से आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्लास के बारे में बात करते हैं। तो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो क्लास ऑफ ए को डिनोट करते हैं इस तरीके से। नाउ इसके अंदर सेट से आप वो एलिमेंट उठाते हो जो कि क्या होते हैं, सच दैट A is related to B. A is related to, हाँ, B is related to A या A is related to B, क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो A अगर B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होगा, है ना। A is related to B लिख सकते हैं या फिर B is related to A। दैट मीन्स इस बात को कहने का क्या मतलब है, दैट इज A कॉमा B बिलोंग्स टू R। तो ये है क्लास की डेफिनेशन। ठीक है, ऑल राइट। अब एक मैं यहाँ पर नोट लिखूंगा आपके लिए, नोट। तो मैंने लिखा कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एक सेट ए पर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये ए का एलिमेंट हुआ तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, क्या ऐसा कहा जा सकता है? यस सर। कैसे कहोगे आप इस चीज को? इक्विवेलेंस ए रिलेटेड टू ए होगा ये। क्यों होगा ए रिलेटेड टू ए? रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव है इसलिए। तो क्या लिखेंगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव this imply for all a belongs to a we have a comma a in R। मतलब a रिलेटेड है a से, तो जो भी एलिमेंट a से रिलेटेड होगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा ही जाएगा। नाउ एक और चीज है, सेकंड नंबर पे चीज ये है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू एलिमेंट्स, लेट अस से a एंड b। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a कॉमा b belonging to A is either disjoint or identically equal। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपली मीनिंग ये है कि इक्विवेलेंस क्लासेस में ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एक एलिमेंट कॉमन में आ गया या दो एलिमेंट कॉमन में आ गए। ऐसा क्या होगा इक्विवेलेंस क्लासेस में कि अगर आप दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास कंसीडर कर रहे हो तो या तो क्या होगा, पूरी की पूरी इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिकली इक्वल होगी दूसरे के, या फिर कंप्लीटली क्या होगी, डिसजॉइंट होगी। तो वर्ड यूज हो रहा है डिसजॉइंट, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आइडेंटिकली इक्वल का मतलब है कि सब कुछ एक दूसरे के इक्वल है वो दोनों सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, अपने आप में वो एक सेट है। ठीक है, नाउ मेरा एम ये है कि इफ मुझे क्या शो करना है कि या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकली इक्वल होंगे। तो मेरा एम क्या बनेगा, मेरा एम ये होगा कि अगर दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस नॉन एम्प्टी है तो देन मुझे शो क्या करना है, शो क्या करना होगा, इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। ये मुझे लेके आना है किसी तरीके से। ठीक है, अगर ये एम्प्टी है तो दैट मीन्स देयर इज अ एलिमेंट इनसाइड,
है ना, इंटरसेक्शन में। तो क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एक एलिमेंट आएगा, राइट, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो। नाउ अगर ये इनके इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स इंडिविजुअली भी ये उसमें है, राइट। कोई चीज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में जा रही है, इसका क्या मतलब समझते हो आप? रिलेशन की टर्म्स में बताओ। C relate to सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। थोड़ा सा माइक क्लोज करो। नाउ ए सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आपको पता क्या है कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। तो अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो आप लिख सकते हो कि C कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने बी सी की जगह क्या लिख दिया, सी बी लिख दिया, लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी अगर रिलेशन में है तो सी बी भी जाएगा। ए सी सी बी तो कौन बिलोंग करेगा, ए बी। ए बी। सिंस आर इज ट्रांजिटिव सो दिस इंप्लाई A comma B belongs to R. Now this imply कि A is related to B. अब आप बताओ कि अगर A B से रिलेटेड है, ये बात आपको पता चल रही है, क्या आप ऐसा कह सकते हो डायरेक्टली कि फिर तो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल ही आएंगी? बोलो। यस सर, बी ए का रिलेटेड भी होगा। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको शो क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है, तो मैंने एक एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास से उठाया, एक इक्विवेलेंस क्लास से उठाया। नाउ दिस इंप्लाई कि x कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, राइट। मैंने एक एलिमेंट उठाया इक्विवेलेंस क्लास से, x कॉमा ए आर में है, एंड आप क्या जानते हो कि b a और a रिलेटेड है, तो फ्रॉम वन में लिखूंगा, वन स्टेटमेंट जो है उससे मैं लिखूंगा कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने लिखा। अब आप कुछ देख के बता सकते हो कि क्या होगा यहां से? ट्रांजिटिव होगा सर, ट्रांजिटिव होगा तो दैट मींस x कॉमा b बिलोंग्स बी बिलोंग। सो ट्रांजिटिविटी से मैंने ऐसा लिख दिया कि x कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो अगर x कॉमा b r में जा रहा है, दैट मींस x किसकी इक्विवेलेंस क्लास में चला जाएगा, b की। तो a की इक्विवेलेंस क्लास से कोई एलिमेंट उठाया, वो b की इक्विवेलेंस क्लास में चला गया। और सिमिलरली यही सेम काम अपोजिट अगर आप करोगे तो यही काम तो रहेगा। फिर बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं यहाँ पर कोई y b से उठाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि सिमिलरली y बिलोंग्स टू a, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है, बस a की जगह b रिप्लेस करना है। किसी को इसमें कोई डाउट है? तो मैंने एक एलिमेंट आर्बिट्ररी इसकी क्लास से उठाया, मैंने इसकी क्लास में शो किया, इट मीन्स कि क्लास ऑफ a इज सबसेट ऑफ क्लास ऑफ b। y यहां से उठाया और सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि इसमें चला जाएगा, तो दिस इंप्लाई b इज सबसेट ऑफ a। तो किसी भी दो सेट को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो दैट मीन्स मुझे शो करना होगा कि क्लास ऑफ a इज इक्वल टू क्लास ऑफ, सॉरी, अगर मुझे किसी भी दो सेट को इक्वल शो करना है तो मुझे शो करना होगा कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, रिपीट। नो सर। ठीक है, ऑल राइट। अब आप मुझे बताओगे पार्टीशन की डेफिनेशन। किसको पार्टीशन की डेफिनेशन आती है? पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ अ सेट, स्पेसिफाई कर रहा हूं, पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो कोई सेट को डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर दे रहे हैं, किसी सेट को डिसजॉइंट सबसेट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब उन जैसे कि आपने क्या करा, जैसे कि आप कह रहे हो कि कोई सेट हमने लिया, ये मान लो आपका ए है, ठीक है, तो कहा ये जा रहा है कि आप इसको कुछ ब्रेक्स, इसमें कुछ कुछ हिस्सों में आप इसको ब्रेक कर दो। तो जैसे मैंने ये हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तो A1, A2, A3, A4, A5, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं। तो आपके पास A के लिए पार्टीशन बन जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, ठीक है, 5 ही है ना, ठीक है। तो मीनिंग ये है कि आपने बस उसको डिसजॉइंट सबसेट्स में ब्रेक करना है
और इस तरीके से ब्रेक करना है सच दैट जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका यूनियन वापस से ए आ जाए। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट आपने छोड़ दिया और उसको ब्रेक ही नहीं किया। तो ब्रेक आपको करना है सच दैट उनका यूनियन वो आए। और साथ साथ में आपके पास एआईज का जो इंटरसेक्शन है वो कितना होना चाहिए, एम्प्टी। ठीक है, डिसजॉइंट होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सिंपली डेफिनेशन, पार्टीशन ऑफ अ सेट, partition of a set is a collection of disjoint subsets of A such that their union is all of A। बताओ ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ा क्यों जाता है इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। जैसे कि आपने किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया, जैसे कि आपने, हालांकि ये तो इक्विवेलेंस नहीं था, कोई एग्जांपल भी मैंने अभी तक नहीं दिया इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो उस थ्योरम के बारे में हम बात, यहाँ पर हम जो थ्योरम के बारे में लिखना चाह रहे हैं वो बाद में लिखेंगे, पहले एक एग्जाम्पल देंगे। आपने अगर कंसीडर किया एक सेट, क्या आप मुझे फटाफट से एक इक्विवेलेंस रिलेशन इस पे बना के दिखा सकते हो? 1 1 1 1 2 2 3 3 2 और 3 3 3 3। ठीक है, तो जब हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाले पेयर्स को कंसीडर करते हैं तो वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। एक और इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हो जो बहुत ही ओब्वियस है, ट्रिवियल है, मतलब कौन सा रिलेशन सर? इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे चाहिए जो कि ट्रिवियल है, जो हर सेट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई भी सेट आप यहाँ पर लो वो उसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। जैसे कि ये आपने इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढा, उसी तरीके से एक और इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो हर किसी सेट के लिए वर्क कर जाता है। कौन होता है वो? ए क्रॉस ए इटसेल्फ। ठीक है, मीनिंग ये है कि ए क्रॉस ए, पूरा का पूरा आपने ए क्रॉस ए उठा के रख दिया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो डेफिनेशन है ये वायलेट कर जाए? डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि ये बिलोंग करना चाहिए। अगर आप पूरे के पूरे ए क्रॉस ए को कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्वियस से ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा आपके पास बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली अगर आप ए सी को बिलोंग करवाना चाह रहे हो तो ये तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा ए क्रॉस ए है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा क्या होते हैं, दोनों इक्विवेलेंस होते हैं। तो जैसे आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास को देखो तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में इस वाले रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन आएगा? सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो उससे रिलेटेड है। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 2 आएगा। 3 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ 3 आएगा। राइट, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो इनकी इक्विवेलेंस क्लास में आ रहे हैं। बट आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपके पास, अगर आप इनमें से डिसजॉइंट वालों को पिक करो तो डिसजॉइंट वाले ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट हैं। इन तीनों का यूनियन एक कंप्लीट सेट वापस आ जा रहा है। दैट मीन्स कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, सेट को ब्रेक कर देता है, मतलब सेट का पार्टीशन कर देता है एक तरीके से। तो क्या लिखेंगे कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, लेट आर बी आई इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस कलेक्शन लिखना चाहिए। देन collection of equivalence classes will form a partition of A। मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई रिफ्लेक्सिव कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसमें अगर आप इक्विवेलेंस क्लासेस को पिक करो तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो पार्टीशन क्रिएट कर देंगी। पार्टीशन की डेफिनेशन थी कि डिसजॉइंट सबसेट्स में होना चाहिए ब्रेक और उनका यूनियन पूरा का पूरा ए आना चाहिए। बस ये डेफिनेशन थी सिंपली। नाउ इसका कन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहां पर मैं लिखूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पार्टीशन,
of A there exists an equivalence relation. Such that लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी सेट का कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करता है, पार्टीशन का मतलब है कि कलेक्शन है डिसजॉइंट सबसेट्स का, सच दैट उनका यूनियन पूरा का पूरा ए है, तो उन सबसेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन निकल के आ जाएगा जिसमें एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस वो डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन क्रिएट होता है और पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट होता है। बात समझ आ गई? तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, एक नहीं दो लिख देंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, चलो ऐसा करना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लाना। अच्छा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव नहीं बताया ना आपको, ठीक है। तो होमवर्क क्या होगा, आपकी इस पीडीएफ में, जो ये पीडीएफ आपको अभी अपलोड कर दी जाएगी, इस पीडीएफ में आपका अवेलेबल होगा, ठीक है। तो एक तो ये होमवर्क है, इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये जो होमवर्क है ये बेसिक सा है, आप इसे प्रूफ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप एक बार डिस्कस कर लेना। बाकी जो मैं यहाँ पर होमवर्क लिखूंगा वो आपको खुद से सॉल्व करना है, नहीं होगा तो फिर उसको डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। ऑलराइट, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। ऑलराइट, सो बाय। सर बोलो। क्लासरूम में जो नोट वो मेरे मोबाइल फोन में शो नहीं हो रहा है। क्या नहीं शो हो रहा है क्लासरूम में? जो क्लास नोट है, जो लाइव क्लास में जो नोट है। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें कॉल कर लेता हूँ, एक बार मेरे को मैसेज कर सकते हो? क्या नाम है आपका कंप्लीट? मेरा नाम सजल कुमार भरसा। रिपीट करो। सजल कुमार भरसा। सज्जन, अच्छा तो फिर आपको मैसेज करना होगा, मेरा नंबर है आपके पास? है। हाँ, तो बस आप एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप नोट्स ओपन करते हो तो उसके बगल में एक पेंसिल वाला साइन बना आता होगा बॉटम में, लेफ्ट साइड, राइट साइड में, राइट बॉटम में पेंसिल वाला साइन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो वैसे कॉल कर देना अगर नहीं होगा, अभी एक बार ट्राई करना है। राइट, जब पीडीएफ ओपन करोगे तो राइट साइड में बॉटम में पेंसिल आएगा, पेंसिल पे क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ ड्राइव में आपके ओपन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके, सो बाय।